हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। यानी ऑर्गेनिजम्स कैसे रेस्पायर करते हैं, हम कैसे रेस्पायर करते हैं, एनिमल्स कैसे रेस्पायर करते हैं और प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। ये सभी की सभी रेस्पिरेशन हम किस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 10 है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर कराया था स्वाइल। अगर वो चैप्टर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे। और अगर आप पहली बार आज चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट्स करके बताएंगे कि सेशन देखने के बाद आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी रेस्पायर? हम रेस्पायर यानी सांस क्यों लेते हैं, क्यों जरूरी है सांस लेना? क्या बिना सांस लिए हम नहीं जी सकते? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना सांस लिए हम जी लें। क्यों? हमें जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे आएगी? जब हम रेस्पायर करेंगे। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। चाहे सिंगल सेल से बने हुए हों, चाहे डबल सेल से बने हुए, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो विदाउट सेल इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम सेल को क्या कह सकते हैं? हम सेल को कह सकते हैं सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या है? हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्योंकि सेल नहीं है तो ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, चाहे हम हो, चाहे छोटे से छोटा इंसेक्ट ही क्यों ना हो। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? एक छोटी सी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। यानी एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल की खुद के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं और उन टिश्यूज से मिलकर हमारे बॉडी के ऑर्गेनल्स बनते हैं। ठीक है, और वो ऑर्गेनल्स क्या काम करते हैं? वो सारे ऑर्गेनल्स अलग अलग काम करते हैं, सबका अपना अपना वर्क होता है, सब अपने अपने वर्क को अपने अपने टाइम से करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया सेल क्या है? इस सेल को भी हम डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर सेल पढ़ेंगे, है ना। हम इसको बिल्कुल डिटेल में सेल को स्टडी करेंगे। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। यानी हर सेल, बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर कोई सेल है तो वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी, न्यूट्रिशन भी, ट्रांसपोर्ट भी, एक्सक्रीशन भी और रिप्रोडक्शन भी। To perform these functions, the cell need energy. अब इन functions को परफॉर्म करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एनर्जी। ऐसे ही सेल को क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी, जो सेल की एनर्जी है, वो किसके अंदर बनती है? बताओ जल्दी से, किसके अंदर बनती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। ठीक है, इसके अंदर बनती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, एटीपी की फॉर्म में बनती है। यानी ये जो भी हम फूड खाते हैं वो फूड या वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? एटीपी में कन्वर्ट होती है। और एटीपी में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। क्लियर? इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। हर काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए, चाहे हम रेस्ट ही कर रहे हैं तब भी हमें एनर्जी चाहिए। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम? कहाँ से आती है? अभी मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बॉडी का पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस। क्या बोलते हैं इसको? किसको बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि यहीं पर एनर्जी तैयार होती है। यानी जो खाना हम खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, जो ग्लूकोज हम लेते हैं, उसको ये किसमें चेंज कर देता है? उसको ये एटीपी में चेंज कर देता है और ये फिर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। बट वेयर डज दिस कम फ्रॉम? वाई यू शुड ईट रेगुलरली? हमें ये क्यों खानी चाहिए? मतलब हमें क्यों खाना, रोज खाना चाहिए? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी जो खाना है, खाने से ही तो हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम वीक फील करने लगते हैं ना। क्विक एनर्जी के लिए तो हमें क्या लेना होता है? कार्बोहाइड्रेट लेना होता है, जिससे हमें क्विक एनर्जी मिलती है। अब कैसे पता आपको कि भाई खाना खाते आपको एनर्जी आ जाती? तो कभी आपने देखा होगा जब आप भूखे होते हो, है ना, जब आपका पेट खाली होता है तब आप क्या करते हो? थका थका महसूस करते हो, काम करने का मन नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप खाना खा लेते हो
तुरंत आप फ्रेश फील करने लगते हो, है ना। ऐसा लगता है कि आपके शरीर में अब ताकत आ गई और अब आप और काम कर सकते हो। तो यही तो है क्विक एनर्जी, ठीक है। और अगर बॉडी को वर्क करने के लिए केवल एनर्जी की जरूरत है, यानी लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी की जरूरत है, तो वो फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर रहती है। जब हम खाना नहीं खाते या जिस टाइम हम खाना नहीं खा पाते किसी भी रीजन से, तो जो फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी है वो हमारी बॉडी को चलाने में हमारी हेल्प करती है। Therefore, all living organisms aspire to get energy from food, यानी हर एनिमल, कोई भी एनिमल है, छोटा है बड़ा है, सभी एनिमल को एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर, जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस कहाँ लेते हैं? हवा में सांस लेते हैं ना। जो हमारा एटमॉस्फेयर है आसपास का, हम उसी में सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें सबको पता है 78% क्या है? नाइट्रोजन, और 21% क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। और 1% क्या है? अदर गैसेस, ठीक। 1% क्या है? अदर गैसेस। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, फिर ऑक्सीजन है, और उसके अलावा 0.03% क्या है? CO2, ठीक है। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते या छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है बच्चे कि जब हम सांस लेंगे तो केवल ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, या जब हम सांस छोड़ेंगे तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड आउटहेल करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। चाहे हम सांस लें, या ऐसा बोल लो कि चाहे हम ब्रीद इन करें या ब्रीद आउट करें, हम दोनों ही टाइम पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का यूज करते हैं। जब हम ब्रीद इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होती है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है। लेकिन हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों यूज करते हैं, ब्रीद इन में भी और ब्रीद आउट में भी, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल, यानी जब हम ब्रीथ करते हैं, यानी ब्रीथ इन जब हम करते हैं तो जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के हर पार्ट में जाती है, हर सेल में जाती है, ठीक है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी सेल के अंदर क्या करती है? जो एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है वो आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, उसको ब्रेक करने में हेल्प करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी जब आपने सांस ली, जब आपने ऑक्सीजन इनहेल किया तो क्या हुआ? आपका जो फूड था वो ब्रेक डाउन हुआ, किसके अंदर? सेल के अंदर, है ना। और उससे क्या बनी? एनर्जी बनी। तो ये जो एनर्जी बनती है इसको कहाँ से? सेल के अंदर से जो एनर्जी बनती है इसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसको? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं इसको। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ये हर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होता है, ठीक है। समझ में आ रही है ना इतनी बात? ये पेज समझ में आया तो आगे चले। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके देखेंगे, देन उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, यानी हमारी सेल के अंदर जो फूड है यानी ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन किस किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में होता है। देखो यहाँ पर मैंने इक्वेशन बनाई हुई है कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन करेंगे तब वो कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में ब्रेक हो जाएगा और निकलेगी क्या? निकलेगी एनर्जी, है ना। जब ऐसा कोई रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, या ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटना किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से, तब हम ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखोगे, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है, या आप ये कहिए कि जब फूड ब्रेक डाउन होता है और उसमें ऑक्सीजन की हेल्प लगती है, तब ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर?
रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर लिखना भूल गए, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है? जब फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ऑक्सीजन यूज नहीं होता, तब हम रेस्पिरेशन, कैसा रेस्पिरेशन कहते हैं उसको, तब उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यू शुड know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। यानी ईस्ट आपने देखा है, सबके घर में ईस्ट का पाउडर मिल जाएगा। जैसे ही इसको आप किसी आटे में, पानी में, किसी में डालते हो तो ये फटाफट से ना सर्वाइव करना स्टार्ट कर देता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। दे आर कॉल्ड एनारोब्स। इनको हम क्या कहते हैं? इन ईस्ट को हम कहते हैं एनारोब्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये किसके थ्रू एनर्जी देते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ये एनर्जी देते हैं। इन द ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर ऑक्सीजन यूज करेंगे तब तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में आपका ब्रेक डाउन होगा फूड, है ना, और एनर्जी रिलीज होगी। जब हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे तब जो आपका फूड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा, अल्कोहल में चेंज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पर भी मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, C6H12O6 और विद ऑक्सीजन आपके सामने लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात? समझ में आ गई? दोनों इक्वेशन लिख लेना अगर नहीं लिखनी है तो, और अगर लिखी हुई है या याद है तो नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए, समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ एक बार। देखो ये मैंने ईस्ट का पिक्चर लिया है ना, ये ईस्ट पाउडर लेते हैं जो सबके पास घरों में मोस्टली होता है, या फिर आपने बेकरी वगैरह में देखा होगा कि जब ब्रेड बनाने हो, कर्ड बनाना हो और केक बनाना हो या पनीर चीज बनाना हो, तब हम किसका यूज करते हैं? तब हम ईस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो ईस्ट है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी एक ईस्ट में एक ही सेल मिलेगा, एक से ज्यादा सेल नहीं मिलता। एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। जब ये जो ईस्ट है ये रेस्पायर करते हैं तब क्या बनता है? अभी बताया था मैंने आपको, तब आपकी अल्कोहल बनती है, यानी शराब बनती है। आपने शराब बनने का प्रोसेस देखा है? कभी नहीं देखा तो एक बार गूगल से सर्च करेंगे कि ये जो अल्कोहल है ये किसी भी गेहूं, जौ को, ग्रेप्स को, इनको चीजों को सड़ाकर, यानी इसमें ईस्ट पाउडर डालने के बाद इनको बंद करके रख दिया जाता है। और जब बंद करके रख दिया जाएगा तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन तो इनको मिलेगी ही नहीं। तो ईस्ट होते हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं और तब ये क्या बना देते हैं? तब ये अल्कोहल तैयार कर देते हैं। ठीक है, दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। और इसीलिए हम ईस्ट को किस लिए यूज करते हैं? वाइन, बियर और कोई भी ऐसा ड्रिंक बनाने के लिए हम यूज करते हैं जिसमें अल्कोहल होता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा लगा सेशन? आगे देखो। आवर मसल एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। हमारी जो मसल्स होती है, हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स होती है वो भी एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं। ठीक है, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए। अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए अपनी सांस रोक दोगे तो पता नहीं चले क्या होगा, इसीलिए कभी ऐसा तो करना मत। टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब कभी कभी टेम्परेरी डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे पहाड़ों पर बहुत ऊंचाई पर आप जा रहे हो तो वहां क्या हो जाता है? वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। या जब आप बहुत तेज दौड़ लगा रहे हो, बहुत तेज दौड़ लगा रहे हो, तब क्या हो जाता है? तब हाँ, आपको भी ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है ना। तो ये इसको बोलते हैं हम टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइक्लिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। यानी इन सब चीजों को करने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब आपके पास बहुत सारी एनर्जी होगी तभी आप रनिंग, साइक्लिंग, वॉकिंग ये सब कर पाओगे। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर जितना आप खा रहे हो उसी हिसाब से तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, उसी हिसाब से तो एनर्जी बनेगी। इतनी ज्यादा एनर्जी तो आपको नहीं मिल पाएगी। जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आपको खाना भी एक्स्ट्रा पड़ेगा। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। और जब ऐसा कभी हो जाता है कि आपकी बॉडी में लिमिटेड
कुछ टाइम के लिए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये काम करता है ना। टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, यानी आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए और एरोबिक रेस्पिरेशन से वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तब वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन के से मिलेगी, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, ये जो आपका ग्लूकोज है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है ना। और तब क्या मिलती है, तब आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस में ब्रेक डाउन होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे, कल के सेशन में इससे आगे का पार्ट करेंगे। आज का पार्ट अगर पूरा देखा है तो यहाँ मैंने आपको सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, इसे फटाफट से प्रेस करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे सेशन कैसा लगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब यहाँ से कर लेंगे। चलिए फिर कल मिलेंगे किसी के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।